ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, हम स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों को पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों को पढ़ाते समय मैंने इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो हैं। तो जो भी छात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार होंगे उन छात्रों से मैं कहूँगा कि 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक की घटनाओं के बीच में जो मेरा 2 वीडियो पहले गया हुआ है उन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, ताकि आपको कहानी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। साथ ही साथ छात्रों, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी मेरे YouTube चैनल के जो भी वीडियो बन रहे हैं उन सारी वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच बराबर शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने का प्रयास कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मैं लाइव आकर आपको अपनी सेवाओं को दे सकूं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बंगाल विभाजन से। इससे पहले हमने स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों में पार्ट 2 का जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने कांग्रेस पार्टी के 12वें अधिवेशन तक चर्चा की थी, जिसमें भारत में पहली बार कांग्रेस पार्टी के उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ साथ मैंने कुछ और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आज हम बंगाल के बंटवारे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास के दौर का एक बहुत ही बुरा सपना। बंगाल का विभाजन, यह घटना भारतीय इतिहास में घटित होता है 1905 ईस्वी में, जिसका सूत्रधार बनता है उस समय का ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बंगाल का बंटवारा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन जब बंगाल के बंटवारे को करता है तो इसका क्या उद्देश्य था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भले ही जीत मिली, लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह महसूस हो गया था कि भारत में अगर हिंदुओं और मुसलमानों की एकता यूं ही कायम रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर यहां से बांधकर भागना पड़ेगा। अगर भारत को अपना गुलाम बनाए रखना है, लंबे समय तक भारत में शासन करना है, तो फिर इन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी बैर कराना ही पड़ेगा। और जब दोनों ये आपस में लड़ेंगे तो उससे फायदा अंग्रेजों को होगा। और इसी बात को अप्लाई करने के लिए लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा करता है। लेकिन भारतीयों के बीच संदेश क्या देता है कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, इसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन ये ब्रिटिश हुकूमत इस बड़े साम्राज्य की लोगों की सेवाओं को करने में काफ़ी असहज महसूस कर रही है, क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं हैं जहां से वो लोगों की सेवा कर सके। तो ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती है कि बंगाल को 2 छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाए, ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोगों को फायदा हो सके, अंग्रेजों को प्रशासन करने में कोई दिक्कत ना हो, और जब प्रशासन बेहतर से होगा तो लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। तो कर्जन साहब ने तो ये बात कह दिया, लेकिन क्या भारतीय क्रांतिकारी इस बात को नहीं जानते थे कि बंगाल का बंटवारा क्यों किया जा रहा है? बंगाल के क्रांतिकारी इस बात को जान चुके थे कि इस बंगाल के बंटवारे के पीछे जो उद्देश्य कर्जन ने समझाया है वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चाई यही है कि कर्जन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इस बंगाल राज्य में पूर्वी हिस्से में जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक है, तो पश्चिमी हिस्से में हिंदुओं की संख्या अधिक है, और इन दोनों धर्म के लोगों को हम अलग अलग बांटकर एक बीच में सांप्रदायिक दीवार खड़ा करेंगे, जिससे आपस में इनकी शत्रुता बढ़ेगी और उसका फायदा सीधे ब्रिटिश हुकूमत को मिलेगा। और यही कारण था कि
जैसे ही लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के बंटवारे की घोषणा की जाती है, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल बंटवारे की घोषणा कब हुआ था। तो घोषणा पहली हुआ था, बंगाल बंटवारे का घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है 20 जुलाई 1905 को, लेकिन इसे अगर हम लागू करने की बात करें तो यह लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो 20 जुलाई को कर्जन ने घोषणा किया कि हम बंगाल बंटवारा करने जा रहे हैं, और इसे अप्लाई किया जाता है कब, 16 अक्टूबर को, यानी 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल का बंटवारा कर दिया गया था। तो क्या बंगाल के लोग बंगाल बंटवारे का विरोध नहीं किए? क्या वो भी चाहते थे कि बंगाल बंटे? बिल्कुल ऐसा नहीं। ना तो बंगाल के लोग ऐसा चाहते थे और ना ही भारत के लोग ऐसा चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल बंटे, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा। और यही कारण था कि जब घोषणा की गई तो इस घोषणा को ही भारतीय रुकवाना चाहते थे कि बंगाल का बंटवारा न हो। इसलिए भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस बंगाल बंटवारे को रोकने के लिए उस दौर में एक आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन को हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य था बंगाल के बंटवारे को रोकना। तो इसमें कौन सी नीतियां अपनाई गई बंगाल को बंटवारे को रोकने के लिए? आप देखें यहां पर 20 जुलाई को घोषणा हुआ है, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है बंगाल बंटवारे को रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर को बंगाल बांटा गया। इसका मतलब साफ है कि स्वदेशी आंदोलन अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं रहा। क्या ऐसी स्थिति हो गई कि इस आंदोलन के शुरू करने के बावजूद भी बंगाल का बंटवारा हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, वो प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। नाम सुने होंगे आप, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये 3 प्रमुख गरम दल के नेता। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल। लेकिन इसके अलावे और भी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष के भाई वारिंद्र कुमार घोष, विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त। इन सभी ने मिलकर बंगाल बंटवारे को रोकने का प्रयास किया। और इसके लिए इन गरम दल के जो 3 प्रमुख नेता थे, इन लोगों ने क्या किया? तो स्वदेशी आंदोलन में यह तय किया गया बंगाल बंटवारे को रोकने का अब एक ही उपाय है, और वो उपाय है अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना। तो क्या तय किया गया? स्वदेशी आंदोलन में 3 बातें प्रमुखता के साथ तय की गई, और यह तय किया गया कि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। अगर विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे तो उनके कारखाने बंद होंगे, उत्पादन समाप्त होगा, और इस तरह से अंग्रेजों को आर्थिक घाटा होगा। बहुत अच्छी सोच थी। उसके बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने यह भी तय किया कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजों के विद्यालयों में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और जब वो नहीं पढ़ेंगे तो हमारा फीस उनके पास नहीं जाएगा। इस तरह से अंग्रेजों के विद्यालय बंद होंगे, यहां से भी उनको आर्थिक घाटा होगा। तथा साथ ही साथ इसमें यह भी तय किया गया कि भारतीय वकील कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करेंगे। वो भारतीय मुकदमों की सुनवाई वहां पर नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से भारतीयों के मुकदमे के दौरान जो रुपया खर्च होता है वो रुपये खर्च नहीं होंगे, और वहां भी अंग्रेजों को घाटा होगा। तो कुल मिलाकर सोच तो बहुत अच्छी थी, अंग्रेजों को इससे बहुत जबरदस्त घाटा होने वाला था। लेकिन इन तीनों नेताओं ने इसका दूरगामी परिणाम कुछ नहीं देखा। ये तय नहीं किया कि अगर हमारे बच्चे उनके विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे।
अगर हम उनके कपड़े को नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? अगर कोर्ट में हमारे वकील नहीं जाएंगे तो फिर उनके इनकम का क्या होगा? कहां मुकदमों की सुनवाई होगी? लेकिन यही सब बातें आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के तरीके को ही अपनाया था असहयोग आंदोलन में, लेकिन वहां पर उनका तरीका कामयाब रहा। उन्होंने भी यही काम किया, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करना, छात्रों को अंग्रेजी विद्यालयों में नहीं भेजना, कोर्ट कचहरी में वकीलों का नहीं जाना। लेकिन वहां गांधी जी का जो भी एक कार्यक्रम था वो सफल हुआ, क्योंकि गांधी ने सबके अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दी थी। सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर दी गई थी कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो खादी के कपड़े पहनेंगे, काशी विद्यापीठ में पढ़ेंगे, बिहार विद्यापीठ में पढ़ेंगे, गांव में पंचायत बुलाई जाएगी, पंचायत बुलाकर वहीं पर फैसलों को निपटाया जाएगा। तो ये सोच थी महात्मा गांधी की। लेकिन इस प्रकार की सोच इन लोगों के पास नहीं होने के चलते बंगाल बंटवारे को रोकने का जो ये आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन, वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। और इस प्रकार से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा कर दिया गया। जिस दिन बांटा गया उस दिन पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में क्या मनाया गया? शोक दिवस। अंग्रेजों को जगह जगह काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे जो कि विरोध के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, काले झंडे दिखाए गए। इसी दिन कलकत्ता की सड़कों पर रविन्द्रनाथ टैगोर घूम घूम कर अपने द्वारा रचित अमार सोनार बंगला गीत को गाया करते थे। ये वही अमार सोनार बंगला गीत हैं जो आज के समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना हुआ है। तो स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं हुआ, बंगाल बंटवारा हो गया। लेकिन क्या बंगाल बंटवारा हो जाने के बाद भारतीय क्रांतिकारी शांत हो गए? जी नहीं। भारतीय क्रांतिकारी इसके बावजूद भी अंग्रेजों से बदला लेना जारी रखे। उन्होंने बंगाल बंटवारे के कारण भारत में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उनकी इस चाल को नाकामयाब करने के लिए भारतीय क्रांति समय समय पर कोई ना कोई नया नया षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन अंग्रेज भी इससे कहां मानने वाले थे, अंग्रेज भी कहां पीछे हटने वाले थे। और वक्त वो एक बहुत ही बुरे दौर का आया जब हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल जब दी जा रही थी। उस वक्त में अंग्रेजों ने एक नई चाल चली और उस नई चाल में उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में किया और इसी का परिणाम निकला मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना। मुस्लिम लीग पार्टी, आइए हम देखते हैं ये पार्टी कब बनी। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 और जगह ढाका। इसके संस्थापक कौन रहे? तो संस्थापक रहे आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग पार्टी को तैयार कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई की नेतृत्व उस समय कर ही रही थी तो फिर मुस्लिम लीग जैसी पार्टी बनाने का क्या औचित्य था? कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में एक ही बात भरा गया था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा तभी हो पाएगी जब मुसलमानों से संबंधित कोई पार्टी बनेगी। और इसी का परिणाम निकल कर आता है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका में। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां सलीमुल्लाह खां। उद्देश्य देखिए क्या है। अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा करना, कांग्रेस के प्रति व्यवहार बदलना, यानी कांग्रेस के प्रति जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना नजरिया अलग रखेंगे, कांग्रेस के सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, कांग्रेस के तौर तरीके को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे और अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर रखे हैं। यदि अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे तब जाकर भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा हो पाएगी। मैं तो ये कहूंगा बहुत गलत बातें सामने आ जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयता
और उस समय देश की बातों को सोचकर ये चाहिए कि एक दल के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाता। उसमें न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, सबका सहयोग मिलता। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की चरण में एक बहुत बड़ा झटका भारतीयों के लिए यहाँ पर लगता है। और यही कारण था कि उस समय के बहुत बड़े मुसलमानों के नेता, कद्दावर नेता, जिनको हम कायदे आज़म के नाम से जानते हैं, जिनको पाकिस्तान का संस्थापक भी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये जिन्ना साहब ने इस मुस्लिम लीग पार्टी का बहिष्कार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे पार्टी के अस्तित्व को मैं मान्यता नहीं देता, मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए। देश की संप्रभुता, देश की एकता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी का विरोध किया और इसी विरोध को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में कॉमरेड और उर्दू भाषा में जब इन्होंने हमदर्द निकाला तो इन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस पार्टी के गठन का विरोध करता हूं तथा साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय मुसलमान इस पार्टी के बहकावे में न आए और देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़े, हिंदुस्तान में इन अंग्रेज़ों का विरोध करें। तो सोच बहुत अच्छी थी जिन्ना साहब की उस समय, लेकिन बाद में यही जिन्ना साहब की सोच बदलती है और यही आगे चलकर मुस्लिम लीग के सबसे बड़े कद्दावर नेता बनते हैं। तो ये भारतीय राजनीति में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेज़ों की चाल की एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाएगी और हम कहेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए ये दौर काफ़ी ही खराब होता है। और इससे भी खराब स्थिति तो तब आ जाती है जब कांग्रेस पार्टी ही आगे चलकर दो टुकड़ों में टूट जाती है। और कांग्रेस पार्टी जो दो टुकड़ों में टूटती है वह है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, जिस समय पार्टी के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कार्य इसमें क्या हुआ, कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई। दो टुकड़ों में टूट गई और दो टुकड़ों में जो टूटी उसमें एक दल बना नरम दल और दूसरा दल बनता है गरम दल। कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका, और अब कांग्रेस पार्टी ही दो टुकड़ों में टूट गया। और इसका कारण था कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो भी नेता थे उसमें दो तरह के नेता थे। एक वो नेता थे जो सत्य और अहिंसा के बल पर चलकर अंग्रेजों से आग्रह, अनुनय विनय करके संवैधानिक तरीके से देश को आज़ाद करना चाहते थे। लेकिन दूसरी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ऐसे भी नेता थे जो इस बात को जानते थे कि अगर अंग्रेजों से हम अनुनय विनय करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उनसे भीख मांगेंगे तो देश आज़ाद होने वाला नहीं है। ये आज़ादी हमें अंग्रेजों से लड़ कर लेनी पड़ेगी। और इसी का परिणाम था कि कांग्रेस पार्टी के दोनों तरह के लोगों के बीच आपस में मतभेद शुरू हुआ और दोनों तरह के लोग इस बात को मनवाना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उनके संप्रदाय से आए। गरमपंथियों का विचार था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई गरम दल से संबंधित व्यक्ति बने, और नरमपंथियों का विचार था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वैसे व्यक्ति को बनाया जाए जो अपने नेतृत्व में संवैधानिक तरीके से देश को आज़ादी दिलवाए। और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में टूट गई, क्योंकि गरम दल वाले चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, जबकि नरम दल वाले यह चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बनाया जाए। इस तरह से कांग्रेस पार्टी का पहली बार विभाजन यहाँ पर हो जाता है, और ये पहला विभाजन होता है कांग्रेस पार्टी के सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। हम कहेंगे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौर में ये दोनों घटनाएं बहुत ही मार्मिक घटनाएं थी, और दोनों घटनाएं देश के लिए, देश के राष्ट्रभक्तों के लिए दुखदायी घटना बनी। फिर इन घटनाओं के बाद मुस्लिम लीग के कुछ नेता अंग्रेजों से जाकर मुलाकात करते हैं और
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की संख्या को बराबर रखने का प्रस्ताव रखते हैं तथा साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए देश के अंदर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, कुछ ऐसे क्षेत्र बना दिए जाए जहां पर केवल मुसलमान ही खड़े हो पाए, वहां पर हिंदू नहीं खड़े हो पाए। और इस बात की स्वीकृति अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो एक्ट के दौरान। तो आइए देखते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट 1909, यह 1909 ईस्वी घटना है। उस समय देखें, मार्ले ये थे भारत सचिव और मिंटो थे भारत के गवर्नर, और इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से भारत में एक कानून लाया जाता है जिसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट में क्या विचार लाया गया? तो एक तरफ जहां भारतीयों को यहां पर नुकसान दिया गया तो दूसरी तरफ भारतीयों को थोड़ा फायदा भी दिया गया। नुकसान यह किया गया कि पहली बार मार्ले मिंटो एक्ट में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और यहीं से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट शुरू होती है। जब यहां एक पक्ष को आरक्षण देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि दूसरे पक्ष के लोग इस पहले पक्ष वाले लोगों का विरोध करें। तो याद रखेंगे, यह पूछता है क्वेश्चन कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस कानून के तहत की गई थी? मार्ले मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी। और इसी मार्ले मिंटो एक्ट में एक और प्रावधान लाया जाता है और वो प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी समिति होती थी, जिसमें गवर्नर के साथ टीम में और 25 लोग हुआ करते थे। देश में उस समय गवर्नर का पद सबसे बड़ा पद था, लेकिन गवर्नर अकेले कोई काम नहीं करता था। गवर्नर की एक टीम होती थी जिसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति कहते थे और इस टीम में सभी के सभी अंग्रेज होते थे। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के सुझाव पर ही गवर्नर उस समय कोई भी काम करते थे, लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं था और यही कारण था कि इसमें भारतीयों के हितों की अनदेखी की जाती थी। बट इसी मार्ले मिंटो एक्ट में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जो अपनी बातों को रख सकता है, जो प्रश्न पूछ सकता है। और वो जो पहली बार गवर्नर जनरल की टीम में एक भारतीय सदस्य शामिल हुआ, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यहां पर हम कहेंगे एक बहुत अच्छी सफलता भारतीयों को मिली। अभी तक अंग्रेजों के कानून में भारतीय लोग नहीं शामिल थे, लेकिन पहली बार अंग्रेजों की जो काम करने वाली जो टीम थी, उस टीम में किसी एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाती है और वह एक्ट था मार्ले मिंटो एक्ट। तो यहां पर भारत को थोड़ा सा नुकसान भी होता है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है, तो थोड़ा बहुत यहां पर फायदे भी होता है। इस तरह से हम कहेंगे कि मार्ले मिंटो एक्ट भारत में मिली जुली प्रतिक्रियाओं को लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो टॉपिक भी आपको बताया है वो टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। लेकिन तब तक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें प्रेरित करें तथा अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे आपके कमेंट के आधार पर अपने द्वारा किए गए कार्यों में कुछ अगर सुधार करना हो तो मैं सुधार कर सकूं। तो ओके, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में। धन्यवाद।